नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, नागिन का बदला पार्ट 2। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमारी अजय से प्यार करने लगी थी। अजय, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ सदा के लिए मनुष्य लोक जाना चाहती हूँ। विश पल्लवी, मैं स्वयं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन कौस्तुभ मणि मिले बिना यह सब सोचना भी व्यर्थ है। अजय, मैंने इतने दिन व्यर्थ ही नहीं गवाए हैं। मैंने नागमठ से नागलोक की अमूल्य निधि, यह बीन प्राप्त की है। इसकी 7 सुरों से एक धागा निकलता है जो नागों को बांध देता है। अगले दिन विश पल्लवी अजय के साथ उस कक्ष में पहुंची जहां कौस्तुभ मणि रखी थी। लेकिन ठहरो राजकुमारी, राजा चित्ररथ का आदेश है कि कोई भी कौस्तुभ मणि के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। जानते नहीं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। हटो रास्ते से, मुझे जाने दो। राजकुमारी जी, आपके साथ दूसरे लोक का मनुष्य है, हमें क्षमा करें। जब नागों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो अजय ने तलवार निकाल ली और कुछ ही देर में दोनों नाग अचेत हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि अजय विश पल्लवी के साथ आगे बढ़ता, हा हा हा, सर्प केतु के होते कोई कौस्तुभ मणि को छू भी नहीं सकता। दुस्साहसी मनुष्य, मैं अभी तुझे जीवित ही निगल लेता हूँ। अजय, यह भयंकर नाग तुम्हें सचमुच निगल जाएगा। शीघ्र ही बीन का प्रयोग करो। बड़ी मुश्किल से अजय ने अपने कमरबंद में खोसी बीन निकाली और बजानी शुरू कर दी। बीन की लहरी पर मस्त होकर नाग बेसुध होकर नाचने लगे। तभी बीन के सुरों के साथ धागे निकले और नाचते हुए नागों की नाकों में बिंध गए। अजय, तुम इन नागों को बांधो, तब तक मैं मणि लेकर आती हूँ। नहीं विश पल्लवी, मणि मैं स्वयं ही लाऊंगा, तुम यहीं ठहरो। अजय, कौस्तुभ मणि को नागलोक का ही कोई नाग उठा सकता है। अगर तुमने उसका स्पर्श भी किया तो भस्म हो जाओगे। अच्छा, फिर तुम जल्दी से जाओ। कुछ ही देर में अजय समस्त नागों को बांध चुका था। तभी विश पल्लवी कौस्तुभ मणि लेकर प्रकट हुई। अजय, जल्दी से भाग चलो। कुछ ही क्षणों में मेरे पिता यहाँ पहुँच गए तो फिर हम इस मणि को कभी नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन राजकुमारी, हम दोनों मनुष्य लोग जाएंगे कैसे? उसका प्रबंध मैंने कर रखा है। इस महल से बाहर निकलते ही हमें एक नागरथ खड़ा मिलेगा। राजकुमारी विश पल्लवी के साथ होने के कारण दोनों निर्विघ्न नागलोक से बाहर आ गए और वहां खड़े नागरथ पर सवार हो गए। और कुछ ही देर में नागरथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ा जा रहा था। अजय, वह जो घना जंगल देख रहे हो, हमें वहीं उतरना है। अजय ने रथ को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। पृथ्वी पर उतरकर दोनों बेहद खुश थे। लेकिन अजय, जल्दी से कहीं छिपने का प्रबंध करो। लगता है मेरे पिताजी हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं। तभी आकाश में गड़गड़ाहट के साथ एक और नागरथ बादलों से निकलता दिखाई दिया। लेकिन तब तक अजय और विश पल्लवी एक गुफा में प्रविष्ट हो चुके थे। कुछ ही देर में नागराज चित्ररथ का नागरथ भी पृथ्वी पर उतर गया। विषदंश, नागरथ तो यहीं खड़ा है। लगता है वह मनुष्य व राजकुमारी यहीं कहीं जंगल में छिप गए हैं। आओ, उन्हें तलाश करें। चित्ररथ विषदंश के साथ राजकुमारी और अजय को घने जंगलों में ढूंढते हुए निराश हो गया था। लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला था। अचानक चित्ररथ उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। विषदंश, इस गुफा में और देख लेते हैं। अगर वे यहाँ भी न मिले तो नागलोक में लौटकर हम अपनी प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरा विचार है दोनों यहीं छिपे होंगे। देखो कितनी अंधेरी गुफा है। उधर अजय और विश पल्लवी गुफा में छिपे हुए थे। प्रिय, मैंने आकाश में नागरथ की ध्वनि स्पष्ट सुनी थी। अब तक वह पृथ्वी पर उतरकर हमें ढूंढ रहे होंगे। मुझे भय लग रहा है अजय, यदि पिताजी ने मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे जबरदस्ती नागलोक ले जाएंगे। अजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोनों को ढूंढते हुए नागराज भी गुफा में प्रविष्ट हो चुका था। मुझे यहाँ पर मनुष्य की गंध आ रही है। अवश्य ही विश पल्लवी उस मनुष्य के साथ यहीं पर छिपी है। मैं अभी प्रकाश की व्यवस्था करता हूँ। विषदंश ने अपने मुख से एक अलौकिक मणि उगल दी। सारी गुफा प्रकाशित हो उठी। एक कोने में खड़े अजय व विश पल्लवी भी प्रकाश में नहा गए। विश पल्लवी, तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। और मनुष्य, तुम्हें हम नागों की अमूल्य निधि चुराने के जुर्म में दंडित करेंगे। पिताजी, मैं अजय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपको जो भी दंड देना है
वह भी मुझे स्वीकार है। तो ठीक है, हम इस मनुष्य को वट वृक्ष बना देते हैं और तुम एक गाय बन जाओगी। जब कोई अनजाने में ही तुमसे प्रसन्न होगा तो तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। और अगले ही क्षण राजकुमार अजय एक वट वृक्ष व विष पल्लवी एक गाय में परिवर्तित हो गए। शाप देकर नागराज कौस्तुभ मणि के साथ नागलोक को लौट गए। उधर अवंतिकापुर में राजा दुर्जन सिंह व रानी अजय के न लौटने पर चिंतित हो रहे थे। रानी, अजय को गए 1 महीना हो गया, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा है। हम निराश हो चुके हैं। राजन, उदय को नागिन ने डस लिया। अजय का कुछ पता नहीं चल रहा। विजय का विवाह कर देना चाहिए, महल में फिर से रौनक लौट आएगी। हाँ रानी, विजय का विवाह संपन्न हो गया तो उसके सिर से नागिन का खतरा भी टल जाएगा। ठीक है, हम आज ही राजपुरोहित को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। कर्णपुर की राजकुमारी चंद्रकला हमें बहुत पसंद है। स्वयं महाराज कर्ण सिंह भी हमसे कई बार आग्रह कर चुके हैं। और एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार विजय सिंह का विवाह राजकुमारी चंद्रकला से कर दिया गया। विवाह की पहली रात को राजकुमार विजय अपनी पत्नी के पास पहुंचा। तुम कितनी सुंदर हो राजकुमारी, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। मैं भी बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय ने राजकुमारी को बाहों में ले लिया। मैं समझ गया, हर लड़की विवाह का सपना देखती है। आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ है ना? तभी राजकुमारी चंद्रकला नागिन में परिवर्तित हो गई। नहीं विजय, आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। मैं तुमसे तुम्हारे पिता का बदला लूंगी। हा हा हा। भयानक अट्टहास लगाते हुए नागिन ने अपने विषैले दांत विजय के मस्तक में गड़ा दिए। फलस्वरूप विजय का चेहरा नीला पड़ने लगा। आह, यह तुमने क्या किया नागिन? मेरे पिता की भूल का बदला तुमने मुझसे क्यों लिया? लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? अपना बदला लेने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि मैं सिर्फ राजकुमारी चंद्रकला बनकर ही तुम तक पहुंच सकती हूँ। इसके लिए मुझे कर्णपुर जाना पड़ा। जब तुम्हारी बारात कर्णपुर पहुंची तो राजकुमारी चंद्रकला की सखियां उसे छोड़कर बारात देखने चली गई थी। अरे, बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे राजा को देखें। और मैं राजकुमारी के पास पहुंची, उसे बेहोश करके एक एकांत कक्ष में छिपा दिया। फिर उसका रूप धारण करके उसकी जगह जा बैठी और तुम मुझे दुल्हन बनाकर पालकी में बैठाकर ले आए। लेकिन नागिन के अंतिम शब्द सुनने के लिए राजकुमार विजय के प्राण शेष न रह गए थे। अपना काम करने के बाद नागिन रेंगती हुई वापस चली गई। अगले दिन दोपहर तक भी राजकुमार के कक्ष का द्वार न खुला तो महारानी बेचैन हो उठी। अरे चंपा, मेरा दिल धड़क रहा है, जरा द्वार पर दस्तक तो दे। मगर बहुत भड़बड़ाने पर भी न खुलने पर द्वार तोड़ना ही पड़ा। हाय मेरे लाल, वो नागिन तुझे भी खा गई। हाय, अब मैं क्या करूं? राजा दुर्जन सिंह को अब मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। रानी, लगता है यह नागिन अब हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगी। स्वामी, आप चिंतित न हो, अभी हमारा बेटा अजय जीवित है। वह अवश्य कौस्तुभ मणि लेकर ही लौटेगा। दुर्जन सिंह की आज्ञा से महल के चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना कर दी गई थी। उधर एक बूढ़ा सन्यासी विचरण करता हुआ घने जंगलों में आया। वह बहुत थका हुआ था। आहा, कितना शांत व शीतल वातावरण है। आज रात इस वट वृक्ष के नीचे आराम करके यात्रा की थकान उतारता हूँ। उस रात बहुत जोर की वर्षा हुई, लेकिन सन्यासी उस वृक्ष के नीचे मजे से सोता रहा। तभी वृक्ष की ओट में से एक गाय निकली और सन्यासी के कमंडल के ऊपर खड़ी हो गई। अगले ही क्षण उसके थनों से दूध की धार निकलकर कमंडल में गिरने लगी। प्रातःकाल जब सन्यासी की आंख खुली तो उसने आसपास देखा। अरे, रात भर वर्षा होती रही और मेरे शरीर पर एक बूंद भी नहीं गिरी। एकाएक सन्यासी को तीव्र भूख का अनुभव होने लगा। तभी सन्यासी की निगाह कमंडल पर पड़ी। ओह, इस कमंडल में यह दुग्ध कहां से आया? अवश्य ही यह इस गाय का चमत्कार है। खैर, पहले मुझे अपनी भूख शांत करनी चाहिए। दूध पीने के पश्चात, हे वटवृक्ष, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सदैव हरा भरा रहने का आशीर्वाद देता हूँ। नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं, तो मुझे मेरी पत्नी को शाप मुक्त करके फिर से मनुष्य बना दीजिए। फिर वट वृक्ष बने अजय ने सन्यासी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ओह,
तो तुम उस क्रूर दुर्जन सिंह के पुत्र हो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने अनजाने में ही हमारी सेवा करके जो पुण्य अर्जित किया है, उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। सन्यासी ने अपने झोले से भभूत निकाली और वट वृक्ष व गाय पर छिड़क दी, और तुरंत ही अजय व विष पल्लवी अपने असली रूप में आ गए। वत्स, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से अपने भाई के लिए इतने कष्ट झेले हैं, इसलिए हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। यह सर्प विष नाशक भस्म है। इससे किसी भी विष को काटा जा सकता है। इससे तुम अपने भाई को जीवित कर सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम और करना होगा। आप आज्ञा दे बाबा। यहाँ से 50 कोस दूर राम वन में एक विशाल चंदन वृक्ष है। उसके कोटर में उसी नागिन के दोनों बच्चों की अस्थियां रखी हैं। तुम्हें यह भस्म उन पर छिड़ककर उन्हें जीवित करना होगा। बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया और वहां एक घोड़ा नजर आने लगा। फिर दोनों घोड़े पर सवार हो राम वन की ओर चल दिए। कुछ ही देर के सफर के बाद दोनों राम वन पहुंच गए। चंदन वृक्ष की सुगंध दूर दूर तक फैली थी, अतः वृक्ष ढूंढने में उन्हें बिल्कुल भी परेशानी न हुई। चंदन वृक्ष तरह तरह के विषैले सर्पों से लदा हुआ था, लेकिन विष पल्लवी की उपस्थिति के कारण कोई भी सर्प घातक सिद्ध न हुआ। अजय ने कोटर में भस्म छिड़की और अगले ही क्षण कोटर में से 2 सांप के बच्चे बाहर आ निकले। अजय ने दोनों सर्पों को अपने वस्त्रों में छिपा लिया और दोनों घोड़े पर सवार होकर अवंतिकापुर की ओर चल दिए। उधर अवंतिकापुर में महारानी दिन रात शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती थी। हे प्रभु, मेरे सुहाग की उस नागिन से रक्षा करो। रानी, बंद करो यह ढकोसला। यह पत्थर की मूर्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब हमने स्वयं ही अपनी सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध करवा दिए हैं। देखते हैं वह दुष्ट नागिन अब कैसे हम तक पहुंचती है। नहीं महाराज, ऐसे वचन मुख से न निकालिए। ठीक है, अब हमें सोने दो। बहुत दिनों से उस नागिन के खौफ से सो नहीं सके हैं। रात को राजा व रानी दीन दुनिया से बेखबर अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। तभी शयन कक्ष में ही स्थित शिवालय में स्थापित शिव की मूर्ति में एक अनोखी हलचल हुई। शिव की मूर्ति के गले में लिपटा सर्प जीवित हो उठा। रेंगती हुई नागिन सोए हुए राजा के सिरहाने पर पहुंचकर फुफकारने लगी। नागिन की फुफकार से राजा की नींद खुल गई और वह भय से ग्रस्त हो उठा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। नहीं, मुझे माफ कर दो। नागिन नाग कन्या में परिवर्तित हो गई। राजा, अब तेरी चंद ही सांसें बाकी हैं। मरने से पहले परम परमेश्वर शिव से क्षमा मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। नहीं सैनिकों, कोई है? तभी बाहर से द्वार खुला, लेकिन आने वाले सैनिक नहीं, राजकुमार अजय व विष पल्लवी थे। ठहरो मतंगी, तुम्हारे दोनों बच्चे जीवित हो उठे हैं। क्या तुम उनसे नहीं मिलोगी? इंतकाम की आग को ममता के नीर ने बुझा दिया। क्या राजकुमारी जी, आप सच कह रही हैं? कहाँ है मेरे लाल? तुम्हारे बच्चे राजकुमार अजय की कृपा से जीवित हो उठे हैं। वे बाहर उद्यान में तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, मिलो उनसे। नाग कन्या नागिन बनकर द्वार से बाहर निकल गई। नागिन के जाने के बाद अब तक जड़वत बने राजा रानी को एकाएक होश आया। अजय, मेरे बच्चे, तूने अपने पिता को बचा लिया। कहाँ था तू अब तक? जानता है, विजय को भी इस नागिन ने डस लिया है। माँ, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दूंगा। लेकिन बेटा, यह कन्या कौन है तेरे साथ? माँ, यह पल्लवी है। इसी की मदद से मुझे एक ऐसी भस्म प्राप्त हुई है जिसे सर्प विष को काटा जा सकता है। कुछ देर बाद सभी राजवैद्य के साथ उस कक्ष में पहुंचे, जहां राजवैद्य ने दोनों राजकुमारों के शवों को विभिन्न रसायनों द्वारा इसी आस में सुरक्षित रखा हुआ था कि एक दिन कौस्तुभ मणि लेकर अजय अवश्य आएगा। राजकुमार अजय आगे बढ़ा और उसने शवों पर भस्म छिड़क दी। अगले ही क्षण दोनों राजकुमार आंखें मलते हुए खड़े हो गए। उधर मतंगी नागिन राज के उद्यान में पहुंची तो उसके बच्चे उससे लिपट गए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे से बदला अवश्य लूंगी। दोनों राजकुमारों के जीवित होने की खुशी में राज्य भर में खुशियां मनाई गई। दुर्जन सिंह ने सेनापति वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, सुरक्षा के सारे प्रबंध हटवा दिए जाएं। अब वह नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पुत्र के पास विष भंजक भस्म है।
एक सप्ताह बाद दुर्जन सिंह ने राजकुमार उदय का एक पड़ोसी देश की राजकुमारी से व अजय का पल्लवी से धूमधाम से विवाह कर दिया। उस रात तीनों पुत्रों का विवाह करने के बाद राजा दुर्जन सिंह निश्चिंता की नींद सो रहा था। तभी मतंगी नागिन ने अपनी पूंछ का फंदा बनाकर दुर्जन सिंह के गले में डाला। दुर्जन सिंह बौखलाकर उठ बैठा। दुर्जन सिंह, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि विष भंजक भस्म भी तुझे बचा नहीं सकेगी। जा मूर्ख, एक नागिन ही एक दिन तेरे गले का फंदा बन जाएगी। फंदा कसता गया और दुर्जन सिंह का अंत हो गया। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।